हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम एक भारत के उस प्रदेश की भौगोलिक यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसे इतिहास के संदर्भ में ज्ञान की भूमि कहा जाता है, लेकिन भूगोल ने उसे अनोखी चुनौतियां दी हैं और असीमित संभावनाओं को प्रदान किया है। जी हाँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार के भूगोल के बारे में। यहां पर भौगोलिक विविधता, जलवायुविक विविधता पर्याप्त पाई जाती है। कायदे से देखा जाए तो यहां पर हिमालय से उतरने वाली सदानिरा नदियां आती हैं जो अपने साथ विश्व की सबसे उपजाऊ मृदा लाती हैं और प्रतिवर्ष बिछाती हैं। यहां पर विशाल गंगा का मैदान है, लेकिन कायदे से तो इसे संसार का सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक शुमार किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि प्रति वर्ष आने वाली बाढ़, वर्षा की अनिश्चितता ने इसे कई प्रकार की चुनौतियां विशेष रूप से आर्थिक संदर्भ में दी हैं, इसके सामने प्रस्तुत की हैं। तो चलिए भूगोल पर हम अपनी यात्रा को प्रारंभ करें, बिहार का भ्रमण करें। उससे पूर्व हम समझ लेते हैं कि बिहार के भूगोल से प्रतिवर्ष कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, 60 से 62 में 6 प्रश्न पूछे गए, 6 प्रश्न पूछे गए। इसके अलावा 63वीं में 8 प्रश्न, 64वीं में 1, 65वीं में 6, 66वीं में 5, 67वीं में 6, 68वीं में 8, 7, 4, 6 इस ढंग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। मतलब यह कि किसी भी हालत में 6 से 8 प्रश्न बिहार के भूगोल से पूछे जाएंगे। समग्र तौर पर ओवरऑल ज्योग्राफी से जो प्रश्न पूछा जाता है वह 15 से लेकर 21 प्रश्न तक पूछा जाता है, जिसमें 6-8 प्रश्न बिहार से संबंधित होते हैं। तो अब हम स्पष्ट हो गए कि बिहार के भूगोल का बीपीएससी परीक्षा के संदर्भ में क्या महत्व है। एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है और यहां तो 6 प्रश्नों की बात है, और ये 6 प्रश्न ऐसे हैं जो थोड़े से प्रयास के साथ इनमें एक्यूरेसी लाई जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार लगभग आयताकार प्रदेश है। इसकी उत्तरी सीमा नेपाल से लगती है, दक्षिण में छोटा नागपुर का पठार है। यह एक तरफ जो उत्तरी भाग है गंगा और उसकी सहायक नदियों से सिंचित है ना। इसके साथ साथ यह बेहद उपजाऊ किस्म का मकान है, ये मैदान है। पश्चिम में विंध्यन की पहाड़ी है, दक्षिण में छोटा नागपुर पठार है, और यह अपने आप में एक विशिष्ट प्राकृतिक प्रदेश है। देखिए यहां पर इस मैप को ठीक से देखिए। जब हम यहां देखते हैं तो गंडक कोसी दोआब है, यहां पर कोसी महानंदा का दोआब है, और इधर घाघरा गंडक का दोआब है ना। इधर गंगा सोन का दोआब, फिर मगध का मैदान, अंग का मैदान, और फिर दक्षिण का पठारी क्षेत्र है ना। नदियों को भी हम देख लें, कई बार प्रश्न नदियों के क्रम से संबंधित, पूर्व से पश्चिम क्रम क्या है, इस आधार पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए घाघरा नदी है इधर पश्चिम, फिर उसके बाद गंडक नदी, फिर उसके बाद कोसी नदी और महानंदा नदी। बहुत अधिक संभावना है कि इस तरह के प्रश्न मतलब अरेंज करने के लिए, है ना, कि पूर्व से पश्चिम क्रम क्या है यह पूछ दे। तो इस तथ्य को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बिहार का जो भौतिक बिहार की जो भौतिक संरचना है उसे हम देखें। यहां पर पर्वतीय क्षेत्र भी है, यहां पर तराई का मैदान भी है, और पठारी क्षेत्र भी है। पर्वतीय क्षेत्र में जो 3 पर्वत पहाड़ियां हैं, है ना, मुख्य रूप से यह शिवालिक का आउटलायर है, कह लीजिए शिवालिक का ही हिस्सा है। सोमेश्वर श्रेणी, दून घाटी और रामनगर दून, ये 3 हैं जो इधर पश्चिमी चंपारण में पाई जाती हैं। इसके साथ साथ गंगा का मैदान, जो विस्तृत मैदान है, उसे 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। पठारी क्षेत्र जो है वह विंध्यन चट्टान और फिर ये धारवाड़ी चट्टान का क्षेत्र। अब देखिए, अब इन जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको हम देख लें।
उत्तर पश्चिम भाग में है बिहार के। मैंने कहा पश्चिमी चंपारण की जो अवस्थिति है वह उत्तर पश्चिम में ही है। यह हिमालय की शिवालिक श्रेणी का विस्तार है। यह लगभग 932 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर, भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है। सोमेश्वर श्रेणी पहली है, इसमें सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। इसकी कुल लंबाई 75 किलोमीटर है। यह त्रिवेणी नहर से भिखनाटोरी दर्रे तक है। त्रिवेणी नहर से लेकर भिखनाठोड़ी जो दर्रा है वहां तक 60वीं 62वीं बीपीएससी और सीडीपीओ में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। इसकी चौड़ाई है 4 से 6 किलोमीटर और औसत ऊंचाई 450 मीटर है। इसका सर्वोच्च शिखर है सोमेश्वर पहाड़ी। इसकी ऊंचाई है 880 मीटर। बिहार के जो बहुत कुछ बेहद खूबसूरत स्थान है उसमें से एक यह भी है। यहां जरूर जाइए, आप अधिकारी के रूप में सेलेक्ट होते हैं तो जरूर जाइए। ऐसे भी कभी मौका मिले तो जरूर जाना चाहिए। टर्शियरी काल में यह निर्मित हुआ था। पर्वत की निर्माण की जो क्रिया, हिमालय पर्वत श्रृंखला की जो निर्माण की अवधि थी, प्रक्रिया थी, उसकी चर्चा हम किसी और सेशन में करेंगे। यहां पर उसकी चर्चा का स्कोप नहीं है। कृपया इसी पर हम लोग फोकस करें, है ना। तृतीय काल में यह निर्मित हुआ। मूल रूप से सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर से निर्मित है। यहां पर गोलास्म चट्टानें भी पाई जाती हैं। जो कुछ प्रमुख दर्रे हैं, सोमेश्वर दर्रा, यह सोमेश्वर दर्रा कुड़ी नदी का भिखनाटोरी दर्रा और हरहा नदी से निर्मित मारबात दर्रा स्थित है ना। ये दर्रे जो है सोमेश्वर दर्रा, भिखनाटोरी दर्रा और मरबात दर्रा, भारत और नेपाल के बीच यह कह लीजिए प्राकृतिक मार्ग प्रदान करते हैं। कुछ और तथ्य इन दर्रों से संबंधित देख लें। जो भिखनाटोरी दर्रा है वह कुड़ी नदी द्वारा निर्मित है। इसके अलावा जो मरबात दर्रा है वह हरहा नदी से निर्मित है। तो ये कुछ सूक्ष्म तथ्य हैं जिनका ध्यान रखा जाना आवश्यक है। अब आगे चलें। दून घाटी, यह दून घाटी 2 पर्वतों के बीच होगी। दून घाटी जो है यह रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी के मध्य स्थित है। 21 किलोमीटर लंबी है यह। इसकी औसत ऊंचाई है 152 मीटर और अधिकतम ऊंचाई है 240 मीटर। ठीक है। कुल क्षेत्रफल है लगभग 214 वर्ग किलोमीटर। प्राकृतिक रूप से पर्वतीय और मैदानी भागों के बीच का एक ट्रांजिशन क्षेत्र है। मान लीजिए यहां पर्वत शुरू हो रहा है, यहां पर मैदान है, तो बीच में दोनों की विशेषताओं, पर्वत और मैदान दोनों की विशेषताओं को धारण करता हुआ यह क्षेत्र है। ठीक है। यहां पर मिट्टी उपजाऊ है और अनुकूल जलवायु क्षेत्र होने के कारण कृषि के लिए उपयुक्त माना जाता है यह क्षेत्र। रामनगर दून को देखें, यह सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। यह छोटी छोटी पहाड़ियों से निर्मित है जिसका विस्तार धीरे धीरे समतल मैदान में हो जाता है। इसकी लंबाई है 30 से 32 किलोमीटर, चौड़ाई है 6 से 8 किलोमीटर और क्षेत्रफल है 214 वर्ग किलोमीटर। अब आइए आगे चलें। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है संतपुर। ऊंचाई है 242 मीटर। गंडक नदी के तट पर स्थित है। बेतिया से 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसके उत्तर पूर्व में हरहा नदी घाटी अवस्थित है। यह भूभाग पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों के बीच संक्रमण के रूप में मौजूद है। आइए देखें। रामनगर दून के दक्षिण में तराई क्षेत्र में पहले घने वनों और दलदली भूमि से आच्छादित था, किंतु यहां पर समय के साथ जनसंख्या की वृद्धि हुई और थारू जनजाति की पहल से यहां कृषि का तीव्र विकास हुआ, जिससे यह क्षेत्र गंगा के मैदान से ऊंचा तथा यह क्षेत्र जो है गंगा के मैदान से ऊंचा है तथा सोमेश्वर श्रेणी से नीचा है और मानव एवं प्रकृति के सह अस्तित्व का अप्रतिम उदाहरण है यह, है ना। देखिए मैदानी क्षेत्रों के संदर्भ में आए, देखिए ठीक है। इसे गंगा का मैदान कहा जाता है। गंगा का मैदान कहा जाता है।
हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा लाई गई जो जलोढ़ मृदा मृदा है उसके निक्षेपण से यह निर्मित है। उपजाऊ समतल भूभाग है। भौगोलिक रूप से यह जियोसिंक्लाइन या भू अभिनति है। जो यह मैदानी क्षेत्र है यह भू अभिनति के रूप में मौजूद है। पर्वत श्रेणी हिमालय द्वारा हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा अवसाद गाद ओग्रह के भरने से यह मैदान निर्मित है। राज्य के लगभग 96% भूभाग पर मैदान का विस्तार है। यह बहुत उपजाऊ है और गंगा नदी के बहाव के आधार पर दो वर्गों में विभक्त है। उत्तरी गंगा का मैदान उत्तर बिहार में और दक्षिण गंगा का मैदान दक्षिणी बिहार में। ठीक है, अब आइए देखते हैं उत्तरी गंगा का मैदान। उत्तरी बिहार का जो मैदान है वह यह नेपाल की सीमा के सहारे लेकर तराई क्षेत्र से लेकर दक्षिण में गंगा नदी तक फैला हुआ है। लगभग 56,980 वर्ग किलोमीटर में यह मैदान फैला हुआ है। फणीश्वर नाथ रेणु का मैलांचल जब आप पढ़ेंगे, मैलांचल के बारे में इसी तरह से वर्णन करते हैं रेणु जी कि नेपाल की तराई से लेकर गंगा नदी के तट तक यह हजारों एकड़ की बंध्या भूमि है, उपजाऊ भूमि है। इस तरह से वर्णन करते हैं। तो यह मैदानी इलाका मुख्य रूप से घाघरा गंडक, गंडक कोसी और कोसी महानंदा के द्वाब में विभाजित है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने सेशन के शुरुआत में ही की थी। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 75 मीटर, उत्तर पश्चिम में 85 मीटर और दक्षिण पूर्व में लगभग 35 मीटर है। ठीक है, इसकी ढलान उत्तर से दक्षिण, उत्तर दक्षिण और पश्चिम पूर्व, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व की ओर है, जिसे बड़े दियारा नदी के बीच की भूमि, चौर जलमग्न निम्न भूभाग और छात पुरानी नदी के रास्ते जैसी विशिष्ट स्थलाकृतियां बनती हैं। देखिए, दियारा नदी के बीच की भूमि होती है ना, इसे दियारा कहा जाता है। जो चौर होता है, चौर जलमग्न भूमि होती है ना, यह वेटलैंड टाइप का होता है। और जो छात होता है, छात या छाड़न भी कहते हैं इसे, पुरानी नदी बह रही है, नदी ने मियंडरिंग की, अपना पुराना रास्ता इसने छोड़ दिया और नया रास्ता अख्तियार कर लिया। तो जो पुराने रास्ते और नए रास्ते के बीच का जो भूभाग है ना, वह और पुराना रास्ता सहित वही छात भूमि है ना। आगे हम चलें। उत्तरी गंगा नदी को उत्तरी मैदान को प्रवाह और स्थलाकृति के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया जाता है। घाघरा का मैदान है ना, गंडक और घाघरा नदियों के बीच में अवस्थित है यह, है ना। यह उत्तरी मैदान का जो पश्चिमी भाग है उसे आवृत करता है। वर्षा ऋतु में भूमि लंबे समय तक जलमग्न रहती है। यहां पर विशाल चौर और खेत हैं। यह उच्च पैदावार वाले धान और गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है ना। ठीक है, गंडक, गंडक का मैदान यह बागमती के पश्चिम और घाघरा के पूर्व में स्थित है। बागमती नदी के पश्चिम और घाघरा के पूर्व में स्थित है। गंडक नदी के अवसाद से निर्मित हुआ है। यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ है। यहाँ पर अनेक जलाशय एवं छोटे बांध पाए जाते हैं और कृषि के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन भी यहाँ विकसित है ना। बागमती का मैदान यह कमला नदी के पश्चिम और गंडक के पूर्व में फैला हुआ है। बागमती का जो मैदान है वह कमला नदी के पश्चिम और गंडक के पूर्व में फैला हुआ है। यहाँ बागमती, बूढ़ी गंडक और वाया जैसी नदियों का जल प्रवाह होता है। वर्षा ऋतु में सामान्यतः बाढ़ग्रस्त रहता है। यहाँ मिश्रित एवं उपजाऊ मिट्टी के साथ प्राकृतिक झीलें और तालाब पाए जाते हैं। जो कमला का मैदान है उत्तरी गंगा के मैदान के मध्य में स्थित है। कमला नदी के प्रवाह से बना है। वर्षा में अधिकांश भाग जलमग्न रहता है। कांक का पाक, एक्चुअली कांक नहीं, पाक का है ना, पाक माने पंख का जमाव रहता है ना। कोसी मैदान कमला के पूर्व और महानंदा के पश्चिम में अवस्थित है। उत्तर बिहार के 15% क्षेत्र पर यह फैला हुआ है। कोसी द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित विशाल जलोढ़ मैदान है। कोसी के विनाशकारी बाढ़ के कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। अब आइए महानंदा का मैदान हम देखें। यह उत्तरी गंगा मैदान के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। बिहार के लगभग 10% क्षेत्र में फैला है। यहां पर भी जो मृदा होगी, इस मृदा में गाद, रेत और बजरी पाया जाएगा है ना। पहाड़ी क्षेत्र से आई हुई
बजरी। देखिए, अब देखें हम उत्तर बिहार के मैदान को हमने देख लिया। अब हम देखते हैं दक्षिण बिहार का मैदान। इसका कुल क्षेत्रफल 44,900 किलोमीटर है। उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में इसका क्षेत्रफल कम है वर्ग किलोमीटर। पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक संकरा है। जो पूर्वी भाग है वो पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक संकरा है। राजमहल की पहाड़ियों के पास इसकी चौड़ाई केवल 3 किलोमीटर रह जाती है। इस क्षेत्र की ढलान दक्षिण से, याद रखिएगा, दक्षिण से उत्तर की ओर है ना, यहां पर दक्षिण से उत्तर की ओर ढलान है, जबकि पूर्व पश्चिम दिशा में यह लगभग समतल दिखाई देता है। पूर्व से पश्चिम दिशा में यह लगभग समतल दिखाई देता है। यहां भूमिगत जल की प्रचुर उपलब्धता है ना। अब गंगा मैदान के दक्षिण में स्थित है यह मैदान, है ना, पठारी और पहाड़ी क्षेत्रों के बीच फैला हुआ है। आकार में उत्तरी मैदान की तुलना में छोटा है, स्वरूप त्रिकोणीय है। इसे मगध के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कौन कौन से जिले आएंगे? इसमें जहानाबाद, औरंगाबाद, पटना, नालंदा, नवादा जिले शामिल हैं, है ना। इसमें पश्चिम में सोन नदी और दक्षिण में पहाड़ियां हैं, उत्तर में गंगा, ये सभी सीमा बनाती हैं, और पूर्व में टाइल क्षेत्र इसकी सीमा में आता है। 3 भागों में इस दक्षिणी गंगा मैदान को हम विभक्त करते हैं: सोन गंगा दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। सोन गंगा दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। आगे चलकर यह मैदान छोटा नागपुर की उत्तरी सीमा तक विस्तृत हो जाता है। इसका निर्माण कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, हरोहर, क्यूल और चंदन जैसी नदियों द्वारा हुआ है। बराबर, राजगीर और जमालपुर, खड़गपुर आदि पहाड़ियां इस मैदान को उत्तरी मैदान से पृथक करती हैं। दक्षिणी गंगा मैदान जो है ना, इसके 3 भाग हैं, है ना। गंगा सोन दोआब, यह पश्चिम में कर्मनाशा नदी और पूर्व में सोन नदी के बीच अवस्थित है। गंगा सोन दोआब पश्चिम में कर्मनाशा नदी और पूर्व में सोन नदी के बीच अवस्थित है। इसमें भोजपुर और बक्सर जिले शामिल हैं। सोन नहर प्रणाली की उपस्थिति इसे कृषि के लिए अत्यंत उपजाऊ बनाती है। सोन नहर प्रणाली की अवस्थिति इसे कृषि के लिए अत्यंत उपजाऊ बनाती है। मगध का जो मैदान है पश्चिम में सोन नदी, पूर्व में क्यूल नदी के बीच स्थित है। इसमें पटना, गया, नालंदा, जहानाबाद, नवादा आदि जिले शामिल हैं। यहां दक्षिण की ओर राजगीर, जेठियन और गया की पहाड़ियां पाई जाती हैं मगध के मैदान में। ठीक है, अब आगे देखते हैं अंग का मैदान। क्यूल नदी के पूर्व से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक यह विस्तृत है ना। जो अंग का मैदान है क्यूल नदी के पूर्व से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक विस्तृत है। इसमें मुख्य रूप से भागलपुर और मुंगेर जिले आते हैं। यहां यह मैदान संकरा हो जाता है क्योंकि दक्षिण का पठारी भाग गंगा के अत्यंत निकट है। अब देखिए, हम लोगों ने मोटे तौर पर भौगोलिक विशेषताओं को जाना। अब हम चट्टानों की प्रकृति के बारे में जानते और समझते हैं। बिहार का जो दक्षिणी भाग है वह चट्टानी है, पहाड़ी है, पठारी है, जो झारखंड सीमा तक विस्तृत है। यह विंध्यन पर्वत श्रृंखला के पूर्वी विस्तार का हिस्सा है। ठीक है, इस क्षेत्र में जो पश्चिमी भाग है उसमें कैमूर, रोहतास पठार के रूप में जाना जाता है। जो इस क्षेत्र का पश्चिमी भाग है कैमूर, रोहतास पठार के रूप में। इसका कुल क्षेत्रफल है 2100 वर्ग किलोमीटर। सर्वोच्च बिंदु है रोहतासगढ़, ऊंचाई है लगभग 457 मीटर। ठीक है, सोन नदी के पूर्व की ओर अनेक छोटी छोटी पहाड़ियों की श्रृंखलाएं फैली हुई है जिसका विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक पहुंच जाता है। गया जिले में रामशिला, कटरी, ब्रह्मयोनी, प्रेतशिला, बराबर जैसी बहुत छोटी छोटी पहाड़ियां स्थित हैं। वहीं नवादा जिले में दुर्वासही, महाबहार और श्रृंगीरखी प्रमुख पहाड़ियों के रूप में जानी जाती हैं। याद रखिएगा, नवादा में दुर्वासही, महाबहार, श्रृंगीरखी पहाड़ियां। गया जिले में रामशिला, कटरी, ब्रह्मयोनी, प्रेतशिला और बराबर पहाड़ियां, है ना। अब देखें हम जो गंगा का मैदान है ना, यह क्वाटरनरी युग में निर्मित है ना। हालिया एकदम यह निर्मित मैदान है। जो इधर पश्चिमी चंपारण के उत्तरी भाग में हिमालय का तराई क्षेत्र है,
यह टर्शियरी चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, कैमूर और रोहतास तक फैला हुआ विंध्यन श्रृंखला का भाग है, और मुंगेर, जमुई, नवादा वगैरह में धारवाड़ चट्टानों का विस्तार है। धारवाड़ चट्टानों का के बारे में कहा जाता है कि यह खनिज संपदा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ भूगर्भवेत्ताओं ने तो यहां तक कह दिया कि यदि भारत से धारवाड़ को हटा दिया जाए तो भारत गरीब हो जाएगा, विपन्न हो जाएगा खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नालंदा जिले में स्थित राजगीर की पहाड़ियां मुख्य रूप से विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, वैभागिरी और सोनगिरी नामक 5 पहाड़ियां मिलकर बनी है। इन पहाड़ियों के पास विश्व शांति स्तूप, गृद्धकुट पर्वत और गर्म जल के झरने ब्रह्मकुंड अवस्थित हैं। याद रखिएगा, यह प्रश्न 17वीं बीपीएससी में पूछा गया है ना, इससे संबंधित। मुंगेर और जमुई में खड़गपुर की पहाड़ियां हैं। यह खड़गपुर की पहाड़ी कुछ और नहीं, छोटानागपुर पठार का ही विस्तार है। ठीक है, इसकी ऊंचाई लगभग 150 से लेकर 450 मीटर तक है। दक्षिण पश्चिम में जमुई की गिद्धेश्वर पहाड़ी और पश्चिम में सप्तहरी पहाड़ी स्थित है, जबकि शेखपुरा और बांका में भी छोटी पहाड़ियां पाई जाती हैं। भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह क्षेत्र प्राचीन आर्कियन युग के प्रायद्वीपीय भारत की टूटी हुई श्रृंखलाओं का हिस्सा है ना, कुछ और नहीं। जब भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप देखते हैं तो यह जो प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुलर इंडिया है, उसी का टूटा हुआ हिस्सा है ना, और यह प्राचीनतम जो रॉक है, आर्कियन चट्टान, उसी का भाग है। आगे हम चलें। बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में 2 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। एक तो है धारवाड़ चट्टानें और दूसरा है विंध्यन चट्टानें। कालक्रम के दृष्टिकोण से जब भारत का जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे आप, है ना, तो उस क्रम में आर्कियन, धारपार, कुडप्पा, विंध्यन वगैरह जो श्रृंखलाएं हैं चट्टानों की, उसको पढ़ेंगे, कैसे इनका निर्माण हुआ क्रमशः। अभी हम समझते हैं कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं वह मुंगेर, जमुई, नवादा और गया में पाई जाती हैं। तो विंध्यन क्रम की चट्टानें कैमूर और रोहतास क्षेत्र में पाई जाती हैं, है ना। अब कुछ और चीजों को हम देख लें। सबसे पहली बात कि यह जो चट्टानें हैं वह किस युग में निर्मित हुई और इनकी विशेषताएं क्या क्या है, साथ ही यह किन किन क्षेत्रों में फैली हुई है। अगर हम धारवाड़ चट्टानों की बात करें तो यह प्री कैम्ब्रियन, आर्कियन, धारवाड़ दोनों प्री कैम्ब्रियन है, तो धारवाड़ प्री कैम्ब्रियन चट्टान है। गया जी, नवादा, जमुई, औरंगाबाद और राजगीर, मुंगेर आदि क्षेत्र में यह पाई जाती है ना। दूसरा दृढ़ चट्टानी क्षेत्र है। दूसरा, यह बिहार की सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है। छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, यह कहा जाता है छोटा नागपुर पठार का आउटलायर है। देखिए फिर विंध्यन श्रेणी भी प्री कैम्ब्रियन युग में निर्मित है। सोन नदी के उत्तर और रोहतास और कैमूर जिले में अवस्थित है ना। यह दूसरी सबसे प्राचीन श्रृंखला है। जब हम धारवाड़ के बाद आते हैं तो विंध्यन ही है। यहां पर चूंकि विंध्यन चट्टानों में चूना पत्थर वगैरह पाया जाता है, फलतः यह क्षेत्र सीमेंट उद्योग के लिए बेहद महत्वपूर्ण है ना। और हम जानते हैं कि यहाँ पर कई सारे सीमेंट उद्योग के कारखाने वगैरह भी लगाए गए हैं डालमिया नगर वगैरह में। टर्शियरी कल्प की जो चट्टानें हैं वह प्लीस्टोसिन युग में निर्मित है। इसमें पश्चिमी चंपारण की जो शिवालिक की श्रेणियां हैं, है ना, सोमेश्वर पहाड़ी वगैरह, यह टर्शियरी कल्प की ही है। नवीनतम पहाड़ी क्षेत्र है, बलुआ पत्थर, कंग्लोमरेट वगैरह पाया जाता है। और फिर आते हैं हम क्वाटनरी युग की तरफ, क्वाटनरी कल्प की चट्टानों की तरफ। तो इसमें जो प्लिस्टोसिन और होलोसिन में निक्षेप हुआ उसके फलस्वरूप जो निर्मित चट्टान है ना, वही है इसके अंतर्गत आता है। और ग्रेट गैंगेटिक प्लेन यह प्लिस्टोसिन युग का ही है ना, बहुत उपजाऊ है। तो हमने मोटे तौर पर बिहार के भूगोल को जाना और समझा।